हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 की जो परीक्षा 19 अक्टूबर शनिवार के दिन है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न सभी कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ते हैं तो ये आगे के भी कंपटीशन में काम आएगा, ठीक है। इसको सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, चाहे वो इस परीक्षा को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कक्षा 7 के लिए जो भारतीय संस्कृत परीक्षा है उसके उससे रिलेटेड जो बुक्स मिली होंगी बच्चों को, वही क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कई कंपटीशंस में आते भी हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आज का, ठीक है। चलिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो थे, ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। और अच्छा, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत थे, ठीक है, और इतिहासकार भी थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में राजदूत बन करके आए थे, और इन्होंने जहाँ के बारे में अपने एक पुस्तिका में लिखी, जिसको बोलते हैं इंडिका, ठीक है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, ठीक है। भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाला इंडिका नाम पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। दूसरा पॉइंट आपको याद करना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यूनानी राजदूत थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, जिनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो कणाद जो है, इनको कहा जाता है, ठीक है। ये विज्ञान और दर्शन के बीच इन्होंने संबंध भी स्थापित किया था, ठीक है। तो ये और ये लगभग ईसा से 600 पूर्व पहले थे, मतलब, ठीक है। तो कणाद इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर, ठीक है। तो जिनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, कणाद, ठीक। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में जिस वंश में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग का इसमें है ना, रघुवंश के थे, सूर्यवंशी, है। तो सूर्यवंश के ही, तो ये सूर्यवंश के थे, ठीक है। रघुवंशी बोलते हुए हैं इनको, और इसी की एक शाखा है इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। भगवान राम किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। कहाँ पे? अयोध्या में। किस नदी के किनारे अयोध्या है? सरजू नदी के किनारे, ठीक है। अभी तो भगवान राम की बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है श्री प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन पढ़िए। तो तीसरे क्वेश्चन का आप लोग समझ गए होंगे, इक्ष्वाकु वंश और रघुवंश। रघुवंश या सूर्यवंशी की ही एक शाखा है ना। रघुवंश कुल, है ना, आप लोग गाना भी सुने होंगे, रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। वचन से बहुत पक्के थे, इसलिए इस वंश में सभी, दशरथ जी ने जो है राम जी के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। चलिए, चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं, ठीक है। तो जो पद्मावत है, ठीक है, ये कौन, इसके जो रचनाकार हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। सूफी संत थे, ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इन्होंने जो पद्माकत की है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे इसका आंसर। अवधी भाषा में है, ठीक है। और जो ये पद्मावत है, ये एक प्रेम कथा है, रतन और पद्मिनी जी की, है ना, प्रेम कथा है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या है, प्रेम कथा है रतन जी की और पद्मिनी जी की, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ज्ञान शक्ति जिन्होंने कहा, ठीक है, ज्ञान शक्ति है, मतलब ज्ञान को शक्ति कहा, किसने कहा? तो ये आपको याद कर लीजिए, अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो फ्रांसिस बेकन ने कहा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। क्रूस सम्मानीय चिन्ह, जो क्रूस मतलब क्रॉस, हाँ, ऐसे ऐसे बना होता है ना, देखे आप लोग देखे होंगे, क्रॉस ऐसे बना होता है ना ईसाई धर्म में,
इस टाइप से। तो ये जो क्रॉस है किसका है? ईसाइयों का है, ठीक है। क्रूस लिख दिया है, क्रॉस होना चाहिए था, ठीक है। मतलब इसका कुछ मीनिंग होगी, ठीक है। तो वैसे आशा, विश्वास और मोक्ष शायद इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो फिलहाल क्रॉस जो चिन्ह है किसका है? ईसाइयों का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 7 से ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ और देखते हैं। चलिए, पांडिचेरी जिन महापुरुष की तपस्थली है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। किसकी तपस्थली है? महर्षि अरविंद जी। महर्षि अरविंद जी का यहाँ तपस्थली जो है, तपस्थली है, ठीक है। कहाँ पे? पांडिचेरी में, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जानते होंगे, ठीक है। और इन जो अरविंद जी थे, है ना, दी भागवत गीता लिखी है, द भागवत गीता के नाम से एक बुक लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की है, ठीक है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहले तो इनका आश्रम कहाँ पे आपको मालूम चल गया, पांडिचेरी में है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द भागवत गीता, ठीक है। अब जगह नहीं है इस पर लिखने की, ठीक है, मैंने लिख देता द भागवत गीता, ठीक है। और आश्रम अरविंदो आश्रम, ठीक है। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, जानते ही हम। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, आप लोगों को मालूम भी होगा, पढ़ते ही आए हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है, क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य जी का आंशिक रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। चंद्र ग्रहण में होता है क्या कि पूरी को पूरा चंद्रमा नहीं दिखता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो कुछ ही भाग पे लगता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ कुछ ही भाग पे नहीं दिखेगा और पूरे भाग पे दिखता है, ठीक है। जो कुछ भाग पे जो दिखता नहीं है उसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा अमावस्या के दिन ही लगता है, ठीक। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमावस्या, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं, ठीक है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये तीनों ही चीज जो है आपके जैन धर्म के सिद्धांत हैं, त्रिरत्न जिसे कहे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिरत्न किसके सिद्धांत हैं? यही है, जैन धर्म के। सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन का मतलब सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान, है ना। और सम्यक चरित्र मतलब आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और सम्यक ज्ञान का मतलब अच्छा ज्ञान, मतलब जो दृष्टिकोण सबके लिए अच्छा हो। तो इसका लिए आंसर जो होना चाहिए डी, तीनों होगा, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। 10वां क्वेश्चन देखिए, शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। किसने कहा था? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा था, ठीक है। जो समर्थ गुरु रामदास जी किसके गुरु थे? छत्रपति शिवाजी, है ना। महाराष्ट्र में मराठावाद, जो मराठा वंश है ना, मराठवाड़ा, तो ये सब जो उन्होंने वो किया था, स्थापना मराठा साम्राज्य का, ठीक है, किसने किया था? शिवाजी ने, ठीक है। तो उनके गुरु जो थे समर्थ गुरु रामदास जी ने, उन्हीं ने कहा कि जो है शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो इसका 10वें का ए हो जाएगा, ठीक है। 11वां देखिए, परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया, ठीक है। मतलब इन्होंने कुछ श्रेष्ठ त्याग किया होगा, है ना। तो दधीची के आपने नाम सुना होगा, दधीची थे, तो इन्होंने तो अपने जो है हड्डियों का दान कर दिया था, इसीलिए, है ना, इंद्र जी को। तो दधीची ने श्रेष्ठ त्याग मतलब हड्डी का दान कर दिया था। और जो शिवी थे, शिवी जी एक राजा थे, इन्होंने अपने शरीर का दान किया था हिरण के लिए, मतलब हिरण के बदले, ठीक है। और एक ब्राह्मण थे, उनकी भूख मिटाई थी। तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा। और भागीरथ तो गंगा जी को लाए थे पृथ्वी पे, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए, 11 का डी होगा, ठीक है। डाल दे रहा मतलब इधर से लगा दे रहा हूँ, 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। परहित में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ त्याग किया, दधीची और शिवी, ठीक है।
दधीची ने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था, ठीक है। और जो शिवी राजा शिवी थे, इन्होंने अपने शरीर का दान किया था एक हिरण के बदले में, ब्राह्मण की भूख मिटाई थी इसलिए। अच्छा, गोवा पहले कहलाता था, गोवा पहले कहलाता था, तो गोपक पट्टड़ और गोमंत ये दोनों ही कहलाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, मेरी दृष्टि में ईश्वर एक इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है। मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, यह कथन किसका है? ठीक है, आइंस्टीन जी ने कहा था ये, ठीक है। तो मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, ये आइंस्टीन जी का वक्तव्य है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जहाँ एक्सप्लेन करना होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिस वेद विरुद्ध त्याज्य माना जाता है, देखिए ब्रह्म समाज देखिए तीनों का विरोध करता है, सती प्रथा का विरोध करता है, बाल विवाह का विरोध करता है और बहुविवाह करता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन में जो ब्रह्म समाज की स्थापना श्री राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो इसमें बहुविवाह प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, बाल विवाह का और सती प्रथा का विरोध किया था, इसलिए इसका तीनों ही आंसर सही हो जाएगा, है ना। उन्होंने जो है बुराइयों का, बहुत सारी बुराइयां जो थी हमारे समाज में, उसको हटाने का प्रयास किया था, ठीक है। पारसियों का धर्म ग्रंथ क्या है? 15वां क्वेश्चन, तो अवेस्ता है, ठीक है, ठीक है। कुरान आप जानते हैं, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब तो आप जानते हैं सिखों का है, ठीक है। अवेस्ता पारसियों का हो गया, मैंने बता दिया। कुरान जो है मुस्लिम का है, और गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो इसके आपके ये हो गए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 15 तक हो गए हैं, तो 16वां क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 16वां क्वेश्चन देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने का निर्देश किसने दिया था? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानने का निर्देश गुरु ग्रंथ सिंह ने दिया था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सरदार भगत सिंह बहुत ही फेमस है ना। तो सरदार जो 17वां क्वेश्चन है, सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया था, बताइए, नौजवान सभा को बनाया था, ठीक है। याद कर लीजिए, नौजवान सभा का गठन किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने, आपको मालूम होगा। 23 मार्च 1931 के दिन इनको जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। किस क्या तारीख को? 23 मार्च 1931, 1931, ठीक। और इनके साथ में किसको इसको दी गई थी फांसी? राजगुरु और सुखदेव जी को भी इन्हीं के साथ में फांसी दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या तारीख को? 23 मार्च 1931, ये पूछता भी है, ठीक है। तो संगठन इन्होंने कौन सा बनाया था? नौजवान सभा। जिस टाइम इनको फांसी दी गई थी बहुत ही कम उम्र थी, है ना, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, एन इंडियन पिलग्रम पिलग्रम किनकी आत्मकथा है? बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फोर्स को स्थापित किया था ना, आजाद हिंद फौज, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था उन्होंने, हाँ। तो आपको मालूम होगा, इसको पढ़े भी होंगे आप लोग बुक्स में। तो जो इसमें जो आत्मकथा है, द एन इंडियन पिलग्रिम, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथा है, आत्मकथा है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया था, ठीक है। तो विदेशी यात्री जो कौन आए थे उस टाइम? अल्बरूनी, आप जानते होंगे, ठीक है, याद कर लीजिए। जिस विदेश यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया था, अल बरूनी, 11वीं शताब्दी में ये जो है
ये इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया था, ठीक है। और ये इतिहासकार भी रहे हैं तारिक हिंद, ठीक है। तारिक हिंद जो इनकी किताब है, ठीक है, इसको बोलते हैं भारत का इतिहास, है ना। तारिक हिंद को ही भारत का इतिहास भी कहा जाता है। ये पूछता भी है तारिक हिंद किसने किया है, ठीक है। तो तारिक हिंद जो बुक है किसकी है, अलबरूनी की है, ठीक है। तो ये भी पूछता है, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से अलबरूनी से, ठीक है। तारिक हिंद किसने लिखी, अलबरूनी ने, ठीक है। और किस शताब्दी में अगर कहा जाए तो 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो इसके ये हो जाएगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता आप पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे आसपास, है ना। तो जो सभ्यता पनपी पहले के टाइम, है ना, तो उसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और बहुत ही कह सकते हैं कि डेवलप्ड थी उस टाइम की, मतलब बहुत उसमें जो नालियाँ मिली हैं बहुत ही डेवलप ढकी हुई, ठीक है। स्नानागार मिले, है ना। जो इसके कुछ स्थल थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो, है ना। तो ये सब जो थे उस टाइम के जो अवशेष मिले, जो खुदाई में है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो, ठीक है। ये सब कहाँ पे हैं, सिंधु नदी के किनारे आसपास, कुछ स्थान भारत में है, कुछ स्थान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही डेवलप्ड थी। और जो इनकी जो ये पूजा करते थे, जो वहाँ से मूर्तियाँ वगैरह मतलब जो मिली हैं अवशेष, उससे पता लगता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। किसकी करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और इनकी जो लिपि है, ये भी पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है, चित्र मतलब चित्र के माध्यम से जो है, जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना, ABCD या हिंदी लिखते हैं ये सब, तो इनकी जो लिपि है लिखने का जो वो चित्र के माध्यम से है, तो चित्रात्मक लिपि, है ना, पाई जाती है हड़प्पा सभ्यता के। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जो लिपि कौन सी थी, ठीक है। तो चित्रात्मक लिपि याद कर लीजिए। किसकी पूजा करते थे, माता देवी की। और इनके जो स्थल मैंने बताए हैं आपको, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, है ना, हड़प्पा, तो ये सब क्या है, जो ये सब हैं आपके, ठीक है। तो ये सब उसके स्थल हैं जहाँ मिले हैं। लोथल में आपने देखा होगा जो समुद्र किनारे था, वहाँ जो इनका बंदरगाह था, है ना, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, जो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, वो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है। कुछ संस्कृत में लिखा है, लेकिन अधिकतर पाली में ही लिखा गया है। जैसे त्रिपिटक है जो बौद्ध साहित्य है इसमें, ठीक है, तो ये पाली में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा 22वां क्वेश्चन देखिए। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस था, यह कथन किसका है। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस था, यह कथन लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, जी का था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये अंतिम वायसराय थे, है ना। आपने पढ़ा होगा 1947 भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम ये वायसराय थे, ठीक है। और भारत जब संघ बन गया 1947 को, जो आज़ाद हुआ हमारा, तो भारत संघ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछता है, भारत संघ के पहले भारतीय कौन थे गवर्नर जनरल। तो भारतीय जब वर्ड लग जाएगा तो राजगोपालाचारी जी बन जाएगा, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंतिम वायसराय थे, ठीक है। और भारत संघ, जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत संघ अलग अलग जो को मिला के संघ बनाया गया, उसके गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इसके बाद जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वो पहले कौन थे, राजगोपालाचारी। तो जब वर्ड आगे बस इसी में भारतीय भारतीय लग जाए, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो राजगोपालाचारी, ठीक है। और इसी के बाद राष्ट्रपति का पद स्थापित हो गया इसी को। चलिए तो माउंट बेटन हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए गोपालाचारी भी ऑप्शन दिया हुआ है सी में, तो वो क्या थे, वो पहले भारतीय भारत संघ के गवर्नर जनरल थे,
ठीक है। और जो ये वायसराय था माउंटबेटन थे, ठीक है, ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो ये क्या थे, भारत संघ के, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, क्योंकि वायसराय का पद खत्म हो गया, उसके बाद उसी को बना दिया गया भारत संघ के गवर्नर जनरल। ठीक, ठीक है। तो पहला भारत जब स्वतंत्र हो गया तो वायसराय पद ही हटा दिया गया, अब पद का नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल, किसका, भारत संघ का। तो उसके जो पहले थे कौन, ये माउंटबेटन। और पहले भारतीय कौन थे, जब वर्ड पूछा जाएगा तो राजगोपालाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एसएससी में हो गया, या इवन ये पीसीएस में भी आया है कुछ स्टेट्स में, ठीक है, रेलवे में पूछा है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्होंने कहा था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। पूर्व का मोती कहलाता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि सिंगापुर है, ठीक है, ये वन स्टेटमेंट है। पूर्व का मोती क्यों कहते हैं, वो इतना सुंदर है और विकास, आप जानते हैं सिंगापुर में विकास बहुत तेजी से है। आप देखें कभी, आप जो है नेट पे सर्च करिएगा सिंगापुर के बारे में, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर है और विकास के कारण ही इसको पूर्व का मोती कहा जाता है, क्योंकि भारत के पूर्व में है, ठीक है। जो, तो 24वें का समझ गए, सिंगापुर हो जाएगा। जो यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है, यूरोप का वाराणसी, ठीक है। यूरोप का वाराणसी किसे कहा जाता है, नीदरलैंड, आपने सुना होगा, तो नीदरलैंड को जो है कहा जाता है, ठीक है। नीदरलैंड है, जिसे लीडन, वहाँ के जो लीडन सिटी है, ठीक है, उसको हम लोग यूरोप का वाराणसी का उपनाम से दिया जाता है। मतलब जैसे भारत में वाराणसी जो धार्मिक नगरी है, दूसरी टाइप से वहाँ पे लीडन सिटी धार्मिक नगरी है, ठीक है। भारत में जो यहाँ से, जो वाराणसी से जलमार्ग से जो कोलकाता तक गया जा सकता है, ठीक है, जलमार्ग शुरू भी हो गया, तो कुछ टाइम तक बंद रहता है बीच में, ठीक है। तो ये, और इसी तरह से नीदरलैंड में भी जो है आपका जलमार्ग व नदियों के जो क्या है, मतलब रास्ते हैं, ठीक है, उपस्थिति के कारण ही इसको, मतलब लीडन सिटी को ही क्या कहा जाता है, यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इसका लीडन सिटी हो जाएगा डी। चलिए, और इसको देख लेते हैं 26 क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहाँ स्थापित है, तो महसाणा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे स्थापित है, ठीक है। अहमदाबाद से लगभग कुछ दूरी पे है, 70-75 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये मालूम चाहिए स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है। कहाँ पे है, महसाणा गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर बी बता दिया मैंने आपको। जैन धर्म के जिन तीर्थंकर को आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ किसे कहा जाता है, ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव जी को आदिनाथ कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के जिन तीर्थंकर को आदिनाथ कहा जाता है ऋषभ देव हैं। और महावीर स्वामी जो है 24वें थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में, कौन से नंबर के थे, 24वें नंबर के थे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 28वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो जगन्नाथ जो पुरी को जो नाम है, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, संघ क्षेत्र, तो ये आप भी कर लीजिए, ठीक है। जगन्नाथपुरी को इन तीनों ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम से पड़ा है, आप लोग जानते होंगे, बताइए। कैकेयी पुत्र हैं, या जड़ पुत्र भरत, या शकुंतला पुत्र, या कोई नहीं। तो आपने शकुंतला की कहानी सुनी होगी, अंगूठी वाली मछली खा लेती है और निकल जाती है, फिर भूल जाते हैं, आप लोग पढ़िएगा इस कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो फिलहाल शकुंतला पुत्र भरत के नाम पे पड़ी थी, क्योंकि वो शेर के बच्चे का दांत उन्होंने गिना था और बहुत ही बहादुर थे, इसी वजह से उनको कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे देश का जो नाम भारत पड़ा किसके नाम से, शकुंतला पुत्र भरत के नाम से। वह स्थान,
ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। वह स्थान जिसे हिंदू बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है, तो इसका जो आंसर क्या होना चाहिए बताइए। श्रावस्ती, वैशाली या पावापुरी। तो फिलहाल राजगीर है बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही धर्मों के मतलब स्थल है, इसीलिए इसको कहा जाता है वह स्थान जिसे हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहा जाता है, राजगीर को। ठीक है, राजगीर। ठीक है, राजगृह भी बोलते हैं इसको। चलिए 31 क्वेश्चन देखिए। जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण प्रथम दृष्टि में जैसे दिखे, पवित्र दिखे, सज्जन धर्मात्मा दिखे, ज्ञानी गुणवान, तो तीनों ही जो है मतलब उनको लगे थे, इसीलिए इसका तीनों आंसर होगा। जो जनकपुर नेपाल है, नेपाल में है ना, जहाँ माता सीता जी का मंडप स्थल भी है, वहाँ है, वहीं के जनक थे कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण प्रथम दृष्टि में कैसे लगे, पवित्र, सज्जन धर्मात्मा और ज्ञानी गुणवान लगे। उनका रूप ही इतना अच्छा था, है ना, मोह, कहते हैं राम जी मोहनी शक्ति थी, है ना, इतने सुंदर, इतना वीर, है ना, तो ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको हम लोग करते हैं। चलिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। डिग्री पास करना, डिग्री प्राप्त कर लेना, या रोजगार प्राप्त कर लेना, या आत्म उन्नति, सद्गुणों का विकास। ठीक है, तो शिक्षा का असली उद्देश्य, आजकल तो शिक्षा का उद्देश्य बस लोग पढ़ते हैं और नौकरी हमको मिल जाए बस, है ना, इसलिए पढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आत्म उन्नति हो और अच्छे गुणों का विकास हो। अच्छे गुणों का विकास होने से क्या होगा, आप राष्ट्र के लिए भी कुछ करेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि वसुदेव कुटुम्बकम का भाव हम लोग रखते हैं भारतवासी, मतलब पूरे विश्व को हम लोग एक मानते हैं और विश्व के लिए एक, सबके लिए मतलब सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो इसका आंसर, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, ना ही रोजगार प्राप्त करना। आपका शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है आत्म उन्नति, मतलब अपने उन्नति के साथ साथ सद्गुणों का विकास भी हो। सद्गुणों का विकास मतलब अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाए, अच्छाइयाँ आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, सभी को, सबको साथ लेके चलेंगे, है ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको मतलब सभी को कोई छूट ना पाए, सबको साथ सबका ध्यान करेंगे, है ना। मतलब अच्छे गुण है तो उनका भी हेल्प करेंगे, गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं आप, कुछ बन गए, कुछ पैसा अगर पा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, है ना। ये चीज, ऐसे गुण जो होते हैं, तो फिलहाल इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये अरस्तु जी का है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, ये अरस्तु का है। ठीक है, 32वां हो गया, 33 हो गया, 34वां। कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है, वह भारतीय संस्कृति है। तो ये भारतीय संस्कृति कितना मतलब महान है ना, ये किसने कहा। ठीक है, तो राम्या रोला। ठीक है, याद कर लीजिए फिलहाल। कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है, वह भारतीय संस्कृति है, ये राम्या रोला ने कहा था, कथन है उन्हीं का। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है। ठीक है, तो ये किसने कहा बताइए। सिसरो। ठीक है, सिसरो, इन्होंने, इनका स्टेटमेंट है, सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार। ठीक है, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, ये तो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है ना, कि मतलब अपना काम करो ना भोजन, है ना, इसीलिए कहा गया अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, मतलब अपने हिस्से का काम जरूर करिए, है ना, बिना उसको भोजन मत करिए। ये आपका है किसका, तो ये है महात्मा गांधी का। अच्छा, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु कौन था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अरस्तु, है ना, ये अरस्तु थे। ठीक है, तो इसका अरस्तु आंसर होगा। चलिए, तो ये भी आपको याद कर लीजिए, जो सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, है ना, तो इसके जो गुरु थे ये अरस्तु थे। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 37 हो गया है। आज 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 38वां देख लेते हैं। क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष किसे कहा गया? वात, पित्त, कफ, ये तीन तरह के जो है त्रिदोष कहा गया है। ठीक है, पेट से संबंधित है। ठीक है, त्रिदोष, है ना। तो यही है, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तीन दोष होते हैं, इसी को कहा जाता है। इसी से जुकाम, खांसी, बुखार ये सब होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ठीक है, त्रिदोष कहा गया है। ठीक है, वात, पित्त, कफ। ठीक है। आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बीएचयू नहीं, बीएचयू के तो नहीं थे, ये तो बाद में हुआ। नालंदा, नालंदा बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, नालंदा के थे। ठीक है, नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। कौन? आर्यभट्ट। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत काश बीएचयू तो बहुत बाद में स्थापित हुई है। ठीक है, तो नालंदा सबसे पुरानी है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, कौन थे? कौन से सरदार ने किया था? सरदार झाला। सरदार झाला जी थे। इन्होंने अपने मतलब जान की बाजी लगा करके महाराणा प्रताप जी की रक्षा की थी। ठीक है, अपना बलिदान देकर ये राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, सरदार झाला ने। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी, तो पहले तो मालूम हो चाहिए संस्कृत जो अष्टाध्यायी है क्या किसकी है? संस्कृत में है। और ये किसकी है? ये व्याकरण की पुस्तक है ना। जो संस्कृत पढ़ते हुए उनको पढ़ाया भी जाता है संस्कृत में, कि है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं। तो अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पुस्तक है, और किसकी है? संस्कृत में है। ठीक है। अच्छा, कुंभ स्थल जो गोदावरी नदी के तट पर है, 42वां क्वेश्चन। तो पहले तो आपको मालूम है कहाँ कहाँ कुंभ लगता है। ठीक है, तो 4 जगह पे लगता है। ठीक है, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक में लगता है। ठीक है, उज्जैन आपको मालूम होगा क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। अरे महाराष्ट्र में कहा, सॉरी, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, प्रयाग, प्रयाग में देखिए गंगा और जमुना दोनों मिलती हैं, और सरस्वती भी मिलती है, तो यहाँ संगम इसीलिए कहा गया है। तो प्रयाग नदी किसकी नदी किनारे है? तो यहाँ पे गंगा है, यमुना है, और सरस्वती लुप्त हो गई है, दिखती नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहीं पे है। ठीक है, तो ये तीनों स्थल। तो कोई पूछ ले किस नदी किनारे हैं, जैसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अच्छा, और फिर हरिद्वार में कौन सी? हरिद्वार में गंगा जी ही बहती हैं, गंगा जी वहाँ से बहते हुए आती हैं। प्रयाग में वहाँ पे कौन सा आके मिल जाती है? यमुना जी मिल जाती हैं। ठीक, और जो नासिक है, नासिक महाराष्ट्र में है। ये किस नदी किनारे है? गोदावरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर मालूम होगा। ठीक है, ठीक है, याद कर लीजिए। हरिद्वार से उधर गंगा जी उधर से आती है ऊपर से। ठीक है, गोमुख से, फिर हरिद्वार में आती हैं, हरिद्वार से आते आते प्रयाग पे आती हैं, प्रयाग में जमुना जी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों प्रयाग और हरिद्वार कहाँ कहाँ हो गए? दोनों गंगा जी के किनारे हो गया। प्रयाग कहाँ जाएगा? तो यमुना जी भी है वहीं पे, मिलती हैं वहीं पे ही प्रयाग लगता है मेला, है ना, कुंभ मेला इसे बोलते हैं। ठीक है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। ठीक है, उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? तो उज्जैन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पे है? गोदावरी। ठीक है, जो कुंभ मेला होता है ये हर 12 साल पे लगता है। ठीक है, तो इतनी आपको जानकारी याद होनी चाहिए। कहाँ कहाँ, कभी मान लीजिए इसमें 3 ऑप्शन हटा देगा, एक ऑप्शन दे देगा, है ना, या एक गलत कर देगा, कहाँ नहीं लगता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो याद कर लीजिए, पर हरिद्वार प्रयाग तो आपको याद ही हो गया होगा, उज्जैन और नासिक याद कर लीजिए। ठीक है, और नदी किस नदी किनारे ये भी याद कर लेना है। तो हरिद्वार और प्रयाग तो गंगा जी किनारे हैं। ठीक है, उज्जैन मैंने बताया क्षिप्रा नदी किनारे, और नासिक गोदावरी तट पे है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रमुख थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में ही, मतलब 1800 समथिंग में ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी, और रामकृष्ण परमहंस
मिशन की भी स्थापना हुई थी, है ना। तो तीनों ही जो है 1800 समथिंग, 19वीं शताब्दी का मतलब कि 1800 समथिंग, है ना, तो उसको 19वीं शताब्दी बोला जाता है। तो उस टाइम में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की हुई और रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। तीनों ही जो इन्होंने कौन सा जो है सुधार किया, सामाजिक और धार्मिक। जैसे आप लोग जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसी राजा राम मोहन जो थे ब्रह्म समाज के, और लोग भी जो थे इसमें द्वारका नाथ जी थे, टैगोर जी थे, देवेंद्र टैगोर, केशव चंद्र सेन, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कब किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने किस चीज़ किसका विरोध किया था, सामाजिक अगर पूछे तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। विधवा जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह का समर्थन किया कि उनका विधवा जो है विधवा का जीवन ना जिए, उनका जो है विवाह हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने समर्थन किया था। महिला शिक्षा के लिए समर्थन किया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसका समर्थन किया, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का उन्होंने कहा कि मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, है ना। तो ये धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है कि सभी धर्मों का सम्मान, सबको अपनी आज़ादी हो अपने अपने धर्म को मानने की, ठीक है। तो ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, जो तीनों ही मिशन थे आपके, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज के आपको मालूम ही है दयानंद सरस्वती थे, और रामकृष्ण मिशन हंस जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए समुद्र में 44th क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन। समुद्र में प्रतिदिन ज्वार जिस कारण से आता है, बताइए। चंद्रमा के आकर्षण, पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, और ए बी दोनों से, बताइए। तो ये दोनों के वजह से ही ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है। जो ज्वार और भाटा बोला जाता है, समुद्र में प्रतिदिन ज्वार और भाटा जो आता है, किसके आता है, किसकी वजह से आता है, चंद्रमा के आकर्षण की वजह से, ठीक है। और किसकी वजह से, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, ठीक है, इसकी वजह से आपके ज्वार और भाटा आता है, ठीक है। और ज्वार का मतलब होता है जैसे कि समुद्र के जो लहरें ऊपर उड़ जाती हैं ना, और भाटा सबसे नीचे चले आएंगे, उठती हैं और नीचे जाती हैं, तो जो सबसे ऊपर जाती हैं उसे बोलते हैं ज्वार, सबसे नीचे जो आता है उसे भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा समझ में आ गया होगा कि ज्वार और भाटा क्या है, ठीक। तो समुद्र में जो लहरें ऊपर और नीचे आती हैं, ठीक है। तो और ये एक चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने घंटे बाद ज्वार आता है। तो ज्वार जो आता है 12 घंटे 26 मिनट, ये याद कर लीजिए, 12 घंटे 26 मिनट बाद प्रतिदिन उसी स्थान पे ज्वार आएगा। जैसे जिस टाइम पे आ जाए है 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर आएगा ज्वार, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन आता है। और ज्वार इसका आधा कर दीजिए 12 और 26 का, 12 घंटा 26 मिनट का, तो आएगा 6 घंटा 13 मिनट हुआ, उतने पे ज्वार आएगा, ठीक है। तो ज्वार के बाद जो भाटा आएगा वो कितने बाद, 6 घंटे बाद आएगा, फिर 6 घंटे बाद ज्वार आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगी, सबसे ऊपर जो होगी वो 12 घंटे 26 मिनट बाद जैसे आज आ गई, तो अगले 12 घंटे बाद फिर वो वहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर ज्वार आएगा, ठीक है, ठीक है। तो और एक बार ज्वार आ गया तो 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आएगा, मतलब सबसे नीचे उसका जो समुद्र का स्थल जाएगा, पानी का जो ऊपर लहरें उठती हैं, ठीक है। ये तो आपका जो क्वेश्चन था 44th वाला, इसमें क्वेश्चन आपको क्या देना चाहिए आंसर, ए बी दोनों हो जाएगा। चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ही समुद्र में क्या आता है, मतलब जो चंद्रमा पृथ्वी के जो आकर्षण खींच रही है ना, दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण मतलब ये चंद्रमा का जो आकर्षण है खींच रहा है, ठीक है। और अपकेंद्रीय बल के कारण ये जो है ज्वार और भाटा दोनों आते हैं। और एक मैंने आपको बताया कि जो ज्वार होता है ये प्रत्येक मतलब आज आ गया है मतलब, तो 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर आएगा, वो प्रतिदिन आता है, ठीक। और भाटा एक बार ज्वार आने के बाद क्या घंटे बाद, 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है भाटा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको पता लगा। और जनरली जो ये दोनों होता है सप्तमी और अष्टमी के दिन होता है, ठीक है। दोनों पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष,
है ना, महीने में पड़ते हैं 2, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा कहते हैं उजराई रात बोलते हैं, है ना, और कृष्ण पक्ष जब काली रात, चंद्रमा नहीं दिखता है, अंधेरा रहता है, ठीक है, तो दोनों के सप्तमी या अष्टमी के दिन ये आता है, ठीक है। चलिए, आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ये शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ। अच्छा, 46, चंद्रमा का आकार पूर्ण होता है, तो जानते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, इसलिए नाम ही क्या है, पूर्णिमा। भारतीय संस्कृति में संबंधों में सबसे श्रेष्ठ स्थान किसको दिया गया है, माता को, भाई को, बहन को या मामा को, तो माता ही, माता से बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं है, इसलिए माता ही आपकी क्या है, सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है माता ही हो, यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान, तो माता जब पढ़ी नहीं लिखी नहीं रहेंगे तो बच्चों कैसे महान बना पाएंगे, है ना, तो अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। भारत में माता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 हो गया। चलिए, तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन लगभग करते हैं, और 60 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कर लेंगे, 60 ही हमको लग रहा है, चलिए जितने हैं 60-70 कर लेंगे। चलिए, 1 घंटे का तो कम से कम वीडियो बने। भारत में जो राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहलाते हैं, तो आप लोग बहुत जानते हैं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, ये मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, और मिसाइल मैन के संगे बहुत ही सात्विक आदमी, बहुत ही सिंपल, है ना, बहुत ही अच्छे आदमी, मतलब समझ लीजिए इन्होंने अपनी सैलरी जीवन दान सब कुछ जीवन जो है मतलब जो है समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, और इन्होंने इनके पास अपना समझिए खुद का भी घर नहीं, समझ लीजिए, है ना, इन्होंने पूरी सैलरी से लेकर हर चीज सब जो है दान दे दिया, ठीक है। इनके पास मतलब ये जो है रामचरितमानस, रामायण, गीता, कुरान, है ना, मुस्लिम होते हुए भी सबका जो है बहुत अच्छा अध्ययन किया है, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा आदमी है ना, तो बस शब्द नहीं है, आप इनके पढ़िएगा, बहुत ही इनके बारे में सर्च करके पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे आदमी, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी बुक्स भी है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानव जीवन में समस्त दुखों का प्रमुख कारण क्या है, अज्ञान, अशक्ति, अभाव, ठीक है, तो यहाँ तीनों ही कारण होंगे, अज्ञानता, अज्ञान है तो वो सीधे सीधे जो है क्या होगा, वो जो है दुखी रहेगा, ठीक है, अभाव हो तब भी दुखी रहेगा, कुछ ना हो उसके पास तभी अभाव रहेगा, ठीक है, तो वो भी उसमें दुख का कारण है, अशक्ति मतलब शक्ति ना हो, ठीक है। चलिए 50वां, गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है, स्वास्थ्य, संपत्ति, ज्ञान या पद प्रतिष्ठा, बताइए क्या होगा, आप अपने सोच के बताइए, इस ऐसे क्वेश्चन आपके जो है उसमें 80 60 वगैरह जो बच्चे देते हैं एग्जाम, जो टीचिंग के लिए, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, है ना, और जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये नैतिक शिक्षा से रिलेटेड है आपके, है ना। फिलहाल गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो है ज्ञान है ना? स्वास्थ्य नहीं, संपत्ति नहीं, पद प्रतिष्ठा नहीं, ज्ञान, गीता के अनुसार, ठीक। कुरुनाड शब्द से जिस राज्य के नाम की उत्पत्ति हुई है ना, उसे कहते हैं किसको, कर्नाटका को, ठीक है, इसका कर्नाटक हो जाएगा, कुरुनाड शब्द से जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है, कर्नाटक। इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजित किया गया था, तो ये डेट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, इंडोनेशिया में कब किया गया था, 7 सितंबर 1971 को, ठीक है, 1971 को, तो ये आप याद कर लीजिए, 7 सितंबर, दिख रहा है कि नहीं, तो इधर कर दे रहा हूँ, 7 सितंबर 1971 को क्या चीज किया गया था, क्या कहा गया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था। चलिए, जिसे लघु भारत कहा जाता है, लघु भारत मतलब भारत क्या कहा जाता है किसको, मॉरिशस, ठीक है, मैप में आप देखिएगा तो पास ही में है, बगल में, ठीक है, तो इसे लघु भारत कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी,
मॉरिशस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने जिस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते थे, ठीक है, किसको मानते थे बताइए? गीता को मानते थे। रामचरितमानस बताइए? नहीं। उपनिषद नहीं, गीता को। गीता जो है, गांधी जी ने जिस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते थे, गीता को। ठीक है, और इनका जो रघुपति राघव राजा राम, आप जानते हैं, उनको सुने होंगे, है ना, ये बहुत गाते थे वो। चलिए, अपनी सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये किसने कहा है? मतलब अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया है। ठीक है, ये गायत्री मिशन की स्थापना भी किया है इन्होंने। शांति कुंज हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है समझ लीजिए, या इसका तीर्थ स्थल कह दीजिए। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि अपने ही सुधार करिए तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरों से सुधार करने के लिए कहते हैं, लेकिन अपना नहीं सुधरना चाहते, है ना। तो अपना करो सुधार, ठीक है, करना चाहिए, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, कहा अभी किसी ने। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो वक्तव्य है, ये कथन है, अपनी सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, जिन्हें 56वां क्वेश्चन देखिए, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, कम ज़्यादा भाई नेरोजी को। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, इनकी एक किताब भी थी, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1886 में। ठीक है, कैसर हिंद की जो है सम्मानित भी किया गया इनको। ठीक है, स्वराज की मांग भी किया इन्होंने, तो मतलब इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल किसको कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया था कि कैसे ये लोग अंग्रेज यहाँ पे आए व्यापार करने के लिए, और हमारे यहाँ से व्यापार का पैसा किस माध्यम से कैसे जो है वो विदेश वहाँ पे जा रहा है इंग्लैंड में। तो इन्होंने बहुत अच्छी इस बुक को लिखी है, और इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, नरम 57, जो नरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। देखिए, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में दो टाइप का दल था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, बस धरना देना, ये सब काम, जैसे इस टाइप से काम जो होते हैं, वो नरम दल होते हैं। और जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, नहीं हमको स्वतंत्र कराना है, हम जो है किससे कराएंगे, मतलब जैसे होता है ना भगत सिंह टाइप के लोग, है ना, सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब क्या है, गरम दल के होगा। गरम दल मतलब कि कोई यंग टाइप के हैं, हम भाई स्वतंत्र दोनों लोग कराना चाहते हैं, वो उनका तरीका अलग है, और यंग का अलग है। बूढ़े लोग भाई धरना वरना देंगे इस टाइप से, और जो नौजवान होंगे क्या करेंगे, बम से मारेंगे अंग्रेजों को, या शस्त्रागार लूट लेंगे, है ना, ये इस टाइप से अपनी सेना बनाएंगे। तो इस टाइप का जो है, इसलिए दो दल थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो नरम दल समझ में आ गया होगा, जो बूढ़े लोग उस टाइप के लोग थे। ठीक है, ये नरम दल हो गया। ठीक, और जो यंग टाइप के लिए थे, थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे, है ना, तो वो थे आपके कौन, गरम दल के लोग। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल जिसे है ना, ये सब लाल बाल पाल, ये कहा जाता है लाल है ना, तो लाल बाल पाल जो है, ये सब जो थे आपके कैसे, गरम दल के। ठीक है, और जो बूढ़े में मतलब जो इस टाइप से लोग हैं, ठीक है, जैसे जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपके गरम दल के हैं। ठीक, पाल लिखा है जैसे विपिन चंद्र पाल, गरम दल। ठीक है, और लाला लाजपत राय, ये भी गरम दल के। तो ये लाल बाल पाल जो है, ये सब गरम दल के। लेकिन नरम दल की बात कही जाएगी तो कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, लाल बाल पाल याद ही कर लीजिए, लाल बाल पाल वो क्या होंगे, गरम दल के। ठीक है, तो लाल से कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय, लाल बाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये आपके गरम दल के नेता थे। और जो बूढ़े लोग थे उस टाइप से, ये गोपाल चंद्र। तो यही क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जो नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो
महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, जो तो राजनीति में जब आए तो गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से, मतलब उन्होंने उन्हीं की ये सलाह दी, ठीक है, कि शांति से पहले देखो फिर राजनीति करो, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए, तत्व विरोधिनी सभा, ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो सन भी याद कर लीजिए, 1839, ठीक है, 1839 में किया था। और किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तत्वबोधिनी सभा का किसने किया था? सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। 59 क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष। तो पहले तो ये याद होना चाहिए, बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा, ठीक है। किसके आध्यात्मिक गुरु थे? तो ये कनिष्क, ठीक है, ठीक है। तो कनिष्क के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो कौन थे? अश्वघोष थे। और इन्होंने किसने रचना की थी? बुद्ध चरितम की, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आज क्या क्वेश्चन कराया जाए, कितना कर, चलिए 1 घंटे का वीडियो कर देते हैं और फिर इसका जो समय बचेगा अगले वाले में इसका सेकंड पार्ट कर देंगे। चलिए, बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष किसके आध्यात्मिक गुरु थे? तो आपको बता ही दिया, कनिष्क जी के थे, ठीक है। तो इसका आंसर सी बता ही दिया मैंने। गांधी जी की के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे, बताइए। तो आप जानते हैं पिक्चरों भी बन चुकी है, सत्याग्रह करते थे, अहिंसा, है ना। तो ये सब इनके अस्त्र थे, है ना। तो ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दिख रहा है ना, सॉरी मैं डी पे लगा दे रहा हूँ, बी सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सरकारी संपत्ति को क्षति तो पहुंचाना नहीं चाहते थे पहली बात तो, ठीक है। वो सत्याग्रह कर देते हैं, है ना, मतलब सभाएं करके और सत्याग्रह करना, जा करके वहाँ सामने धरने बैठ जाना, ये सब सत्याग्रह हो गया। और अहिंसा मतलब हिंसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है ना, किसी को मारना पीटना नहीं। तो यही गांधी जी के जो है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे, ठीक है। 61वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वीं शताब्दी में चाड्य राज्य की यात्रा पर आए, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, मार्को पोलो होगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में चाड्य राज्य की यात्रा पर आए मार्को पोलो। 62वां, 6वीं शताब्दी पूर्व 16 जनपद एवं उनके वर्तमान नाम जो युग से बेमेल है। अच्छा, तो मतलब जिसका मेल नहीं है, ठीक है। तो 16 जनपद थे उस टाइम में, किस टाइम में? 6वीं शताब्दी में। तो उसके कुछ नाम थे जो अभी वर्तमान में चेंज हो गए, मतलब जिसे कुछ पहले नाम 16 जनपद में बांटा गया था थे, अब वही अब नाम अब बदल के जो है स्टेट बन गए हैं, हाँ 28 स्टेट, ठीक है। तो फिलहाल उसमें अंग था, मगध था, कौशल था, वज्जी था, मल्ल थे, चेदी, वत्स, कई सारे थे, कुरु था, सूरसेन था जो मथुरा का आसपास का, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार, गांधार जो इस टाइम जो अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, कंबोज, पांचाल, वज्जी। तो ये इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें बेमेल है, ठीक है। तो आपको बताएं, अब देखिए पूरा लिखने पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो ये वाराणसी है ये तो नहीं था फिलहाल, ठीक है। जो अवंती है ये तो पूछता भी है, उज्जैन को बोलते हैं। वत्स जो है कौशाम्बी का, जो इस टाइम वत्स प्रेजेंट टाइम में जो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश का जिला, ठीक है। तो वो वत्स उस टाइम पुराने टाइम में इसको वत्स नाम से जानते थे, ठीक है। अवंती जो उज्जैन है इस टाइम वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में, तो वो है, ठीक है। इसी तरीके से वज्जी बिहार में पड़ता है, मल्ल आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल का दोनों एरिया पड़ता थोड़ा सा उस टाइप से, ठीक है। कोसल देश उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अंग है तो अंग वाला जो एरिया है उसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है उसमें बिहार का आता है, कुछ पार्ट झारखंड का आता है, ठीक है। तो इसको तो अब याद करना पड़ेगा आपको कि अवंती तो उज्जैन आप याद कर लीजिए, बस कौशाम्बी है। और हरिद्वार को, मतलब जो हरिद्वार है वर्तमान का, माया
माया तो नहीं था, चलिए पता नहीं कहाँ से दे दिया क्वेश्चन, फिलहाल माया तो नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर सी हो यहाँ पे है। ठीक है, 62 का। चलिए, तो सॉरी, तो 63वां क्वेश्चन से देख लेते हैं, ऊपर कर देते हैं और 70 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगले उसमें करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए, प्रमुख दर्शन और उसके उनके प्रवर्तक में जो युग्म मेल नहीं है, तो कौन सा मेल नहीं है ये आपको देखना है। चलिए, तो पतंजलि तो आप जानते हैं, योगा के आप इस टाइम स्वामी रामदेव उनका प्रोडक्ट आता है पतंजलि के नाम से, तो योगा तो उसी से है। और कपिल जो है, कपिल मुनि जो है डी वाला, वो सांख्य है ना, सांख्य दर्शन के जो है कपिल उसके जो प्रवर्तक हैं। ठीक है, और चारवाक जो है आपका, जो ये चारवाक मतलब उसके थे ऋषि। ठीक है, और जो न्याय के जो माने जाते हैं गौतम ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। न्याय के जो माने जाते हैं प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि, याद कर लीजिए। योग के तो पतंजलि आपको याद होगा, सांख्य के कपिल हैं। ठीक है, चारवाक के चारवाक हो गए, और इसी तरीके से जो गौतम ऋषि है वो न्याय के माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कड़ात जो लिखा है ये गलत है। चलिए, 64वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी, कैसे थे वो, तो वो निर्भीक, चंचल तो होंगे, चंचल संकालु संकालु तो नहीं होते, चंचल भी नहीं थे, निर्भीक व सत्यवादी, मतलब ये डरते नहीं थे और सत्यवाद से मैं सत्य बोलते थे। इन्होंने शिकागो में गए भी थे, आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो है 1893 में विश्व धर्म संसद में जाकर के बोला था, है ना, अमेरिका में शिकागो है, वहाँ पे उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। ठीक है, और भारतीय मतलब जीरो के बारे में उन्होंने बोला था, और बहुत, है ना, तो ये पूछता है विश्व धर्म संसद पहले कब हुआ, 1893 में, वहाँ कौन जाके बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, संबोधित किया था भारत, है ना, मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, है ना। तो इस वर्ड ने बहुत ही जो है, मतलब मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ल्ड के वजह से बहुत फेमस, और उनका बहुत देर तक तालियां बजती रही, है ना। और इनका जन्म आप जानते होंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। क्वेश्चन पूछता भी कई बार कंपटीशन में कि 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इनका जन्म आप जानते होंगे 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, कलकत्ता में। और इनके जन्मदिन को मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन, कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और इनके बचपन का नाम ही पूछता है कई बार, कई कंपटीशन में पूछा है, नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 में, अब बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, फिलहाल स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, तो 1897 में स्थापना की, और इसके 4 साल पहले वाली डेट याद कर लीजिए, 1893। ठीक है, विश्व संसद विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। ठीक है, 1893 में। ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, जगह का नाम शिकागो। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी से। अधिक क्वेश्चन एक और दे ही दिया है, स्वामी विवेकानंद का जीवन का उद्देश्य, है ना, तो क्या उद्देश्य था रहा होगा, विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मकता, मतलब विश्व को एक करने के लिए, विश्व शांति, तीनों ही चीज, है ना, विश्व शांति के लिए प्रयास किया इन्होंने, विश्व बंधुत्व, है ना, सबको एक ही मतलब एक मित्र मत व्यवहार करने के लिए, है ना, और विश्व एकात्मकता मतलब सभी को, ठीक है, मतलब एक आत्मा तब मिलजुल के रहें। ठीक है, ये सब चीजें उनका जीवन का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए, 67 क्वेश्चन देखिए, शिकागो यात्रा जो मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, तो शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी विवेकानंद के नाम से जिन्होंने संबोधित किया था, पहले मैंने बताया ना इनका नाम क्या था, है ना, नरेंद्र दत्त था बचपन का। ठीक है, और जब ये एक राजा थे, ठीक है, राजा का नाम था खेतड़ी नरेश थे, अजीत सिंह। ठीक है,
तो उन्होंने, ठीक है, जो जो मतलब इसका जो डी है खेतड़ी नरेश, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, खेतड़ी जगह है, वहाँ के जो राजा थे, राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने जो है इनको, किसको, नरेंद्र दत्त को ही स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी विवेकानंद जी का पहले नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, ठीक है, बचपन का। और खेतड़ी के जो नरेश थे राजा अजीत सिंह, उन्होंने ही इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दे दी थी और विश्व धर्म संसद जाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी। ठीक है, अच्छा, जब ये शिकागो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे किसने सहयोग किया, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो ये भी ये याद कर लीजिए इस चीज़ को, श्रीमती हेल, श्री जॉर्ज हेल, श्रीमती हेल, श्री जॉर्ज हेल, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का सहयोग किसने किया था? जॉर्ज हेल ने किया था। ठीक, राजा जनक का, चलिए जो आपका 69 क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। राजा जनक का मूल नाम क्या था? ठीक है, जो राजा जनक का जो मूल नाम था सारिध्वज था, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, विदेह के राजा थे। ठीक है, फिलहाल जो मूल नाम इनका सारिध्वज था। ठीक है, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई, ठीक है, मतलब छंद का नाम पूछा, संस्कृत में तो है बट किस छंद में, तो इसका आपका डी आंसर होगा, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद है, संस्कृत का छंद है मतलब। ठीक है, तो फिलहाल संस्कृत में तो है, आप जानते ही हैं, और रामचरितमानस अवधि में है। ठीक है, तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो अनुष्टुप, ये आपका संस्कृत का छंद है। ठीक है, रामायण जो आपका किस युग से है ना, युग जिसे होता है ना कि सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, है ना। तो सतयुग में सत्य और धर्म के मार्ग लोग चलते चलते थे, इसलिए सतयुग था। उसके बाद, उसके बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। ठीक है, तो त्रेता युग में जब है ना, तो धर्म से थोड़ा सा लोग, मतलब धर्म से थोड़ा कम जुड़ने लगे लोग, कह सकते हैं, या धर्म परायणता कम होने लगी थी। ठीक है, और त्रेता युग में ही राम जी के जो है पैदा हुए थे, त्रेता युग में। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि रामायण किस युग से संबंधित थे, त्रेता युग। ठीक है, पहला युग सतयुग था, फिर त्रेता युग था, तो इसमें भगवान राम जी का अवतार होता है, द्वापर युग में कृष्ण जी का अवतार होता है, और कल युग जो भी कहते हैं, जो कल की, जो कल युग मतलब जो कल की अवतार होगा, ठीक है, विष्णु जी का ही, जैसे विष्णु जी का ही अवतार हुआ था राम त्रेता युग में, ठीक है, और कृष्ण जी द्वापर युग में। ठीक, और जो कल की अवतार कह रहे हैं होगा, ठीक है, तो ये कलयुग चल रहा है ना। मतलब आप जान रहे हैं इस टाइम कितना बेईमानी और ये सब चीज़ें, ये सब जो हो रही हैं, ये कलयुग चल रहा है। ठीक है, अवधी भाषा में रचित रामायण, ठीक है, तो रामायण संस्कृत में है ना। और जो रामचरितमानस है वो किसकी है बताइए? तुलसीदास ने लिखी है। तो वही कह रहे हैं, अवधि में, मैंने आपको बताया कि अवधि में है रामचरितमानस। ठीक है, और कंब रामायण कंबन जी के द्वारा लिखी गई है ना, तमिल, तमिल में जो कंब रामायण है ना, तमिल, कंबन द्वारा लिखी गई है, तमिल लैंग्वेज में है। ठीक है, और रामचरितमानस हिंदी में है। ठीक है, ठीक है, चलिए, और 73वां क्वेश्चन देख लीजिए, समस्त पर्वतों में देवात्मा, पर्वतों का राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। देवात्मा हिमालय, देवात्मा हिमालय कहा ही जाता है। 73 का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस के रचनाकार, तो आप तो मैंने बताया ही, तो तुलसीदास सबको मालूम है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने। महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु का वध हुआ है ना, चक्रव्यूह, पढ़ते ही आप लोग, चक्रव्यूह में फंस गए थे, चक्रव्यूह है ना, चक्रव्यूह ऐसे बनाया गया था, उसमें उनको घेर करके मार दिया गया है ना। सात सात महारथी लोग उसको, एक उनको मारे है ना, अभिमन्यु को। चलिए, अब
कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ठीक है, 75। 75 तो हो ही गया। चक्रव्यूह हो गया है ना, 75 का चक्रव्यूह हो गया। महाभारत कालीन मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य नदी थी, तो इसको भी आपको याद करना चाहिए, सैलोदा। फिलहाल याद कर लीजिए, तो मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, महाभारत कालीन मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य जो थी नदी थी, सैलोदा थी। अच्छा, पांडवों ने खांडव वन के स्थान पर जो नगर बसाया था, तो इसका जो आप बताइए, दिल्ली के आसपास का जो जगह है, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं उसी को। ठीक है, जब पांडव गए थे, जैसे भगवान रामचंद्र जी गए 14 वर्ष के लिए, उसी तरीके से पांडव लोग भी 14 वर्ष के लिए गए थे वन में। ठीक है, उस टाइम में कहाँ पे ये लोग एक नगर बसाया था, इंद्रप्रस्थ के कहाँ पे, जो वर्तमान में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया पृथ्वी गोल है, बताइए किस किस गणितज्ञ ने कहा था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जी ने कहा था पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ये इनकी पुस्तक है, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। तो आज हम लोग रहने देते हैं, 78 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, जो अगले जो क्वेश्चंस हैं सेकंड पार्ट में उसको हम लोग कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आए हुए हैं और आते भी हैं, इस चीज़ में रिपीट होकर के। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहेंगे, बार बार उसको सुनिए, कान में लगा कर सुनते रहिए। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और जो कुछ और चीज़ें इसको डिटेल में पढ़नी है, तो फिर आप लोग जो है डिटेल में आप लोग, जैसे कोई टॉपिक हो गया तो उसके लिए जैसे कम ये सब हैं, तो लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, है ना। तो उससे भी पढ़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और सब बहुत सारी किताबें आती हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये 78 क्वेश्चन मैंने कराया है, इसके आगे का पार्ट मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा बाद वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो रहने देते हैं आज। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों का। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए जो बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी देखें, इसको देखिए, और जो नहीं भी दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, उसको भी देखना चाहिए। किसी भी कंपटीशन में वो आगे काम आएगा ये सब, है ना, क्योंकि पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। ठीक है, बहुत सारे आपको नई चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।